हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअली ये पूरी यूनिट 3 पार्ट को कंटेन करती है ना। फर्स्ट वन इज मैट्रिसेस, हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड वन इज डिटर्मिनेंट्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो भी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स एंड ऑल। एंड द थर्ड पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं अपन, जिसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको पहले भी वीडियो में कवर कर ली है, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद एक एप्लीकेशन ये आती है, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप थोड़ा सा अपना रिवाइंड करेंगे तो आपको पता होगा कि क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वहां पर भी अपने 2 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया था। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमने उसको सॉल्यूशन निकाला था। जो जो भी ओरिएंटेशन होती है वी विल डिस्कस दैट। ओके, अब ये जो मेथड है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करने के 2 मेथड होते हैं एक्चुअली, जो डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। वन इज योर मैट्रिक्स मेथड और जॉर्डन मेथड। ठीक है, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में यही मेथड दिया हुआ है तो आपको यही यूज करना है। एंड सेकंड वन इज क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है, बट बोर्ड एग्जाम में आप क्रैमर्स रूल यूज नहीं करें। ठीक है, पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको मैट्रिक्स मेथड या जॉर्डन मेथड ही यूज करना है। क्लियर? तो क्रैमर्स रूल मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, है ना। अब 2 वेरिएबल की इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं इससे हम, और 3 वेरिएबल की इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 वेरिएबल वाला आपके कोर्स में नहीं है, आपका 3 वेरिएबल तक ही है, तो आप उसी तक कन्फाइन रहें। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो देखेंगे, बट पहले हमें कुछ 2-3 चीज़ें और सीखनी पड़ेगी, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में मैं मैट्रिक्स मेथड और जॉर्डन मेथड लूंगा। मैं अभी क्रैमर्स रूल करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ओके, पूरी बात करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्रैमर्स रूल की हेल्प से। ओके, तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 2 वेरिएबल की इक्वेशन लेता हूँ, 2 वेरिएबल इक्वेशन, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्लास 10th का। ठीक है, तो वो कुछ ऐसी थी, a1x प्लस b1y, ठीक है, इज इक्वल टू c1, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन हो गई जिसमें x और y वेरिएबल है। ठीक है, अब इन दो ऑब्वियस सी बात है, ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी कार्टेशियन प्लेन में, तो इनकी ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो पैरेलल होगी, ठीक है, या वो कोइंसिडेंट होगी। यस और नो? कोइंसिडेंट लाइन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ठीक है, तो ये है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और दिस इज योर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और ये आपकी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जो एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है। ओके, अब इनके सॉल्यूशंस भी होंगे ऑब्वियसली बात है। इंटरसेक्टिंग लाइन का आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस में हमको पता है कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जो दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर जाए, इसलिए इसको अपन बोलते हैं, मतलब आई मीन टू से इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। और कोइंसिडेंट लाइन में तो हर पॉइंट, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो ऑब्वियस बात है इसका एक लाइन का हर पॉइंट दूसरी लाइन पे भी होगा, तो इसमें आते हैं आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, रादर देन कि हम एक एक डेफिनेशन लिखें, मैं इसलिए इसको कुछ बता रहा हूँ। राइट, अब ये बात तो हो गई कि इन 3 ओरिएंटेशन एक्चुअली होती है। ये सेम केस 3 लाइंस में भी चलेगा, अगर आप 3 वेरिएबल की इक्वेशंस लोगे 3। ठीक है, अब ये तो पता है ना आपको कि अगर जितने वेरिएबल्स होते हैं तो मिनिमम उतनी इक्वेशंस तो आपको पास होनी चाहिए वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, है ना। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं x और y, तो आपके पास मिनिमम 2 इक्वेशन मस्ट नीडेड। अगर 3 वेरिएबल हैं x, y, z, तो यू हैव 3 इक्वेशंस टू सॉल्व दैट इक्वेशन। एक्चुअली उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मिनिमम उतने वेरिएबल्स की तो नीड होगी ही होगी। क्लियर? ओके, ये बात तो चीज समझ में आ गई कि ओरिएंटेशन किस टाइप की हो सकती है, 2 लाइन हो या 3 लाइन हो, दे हैव द सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अपन ने ये जो सिस्टम लिखा है, ये जो सिस्टम लिखा है इक्वेशन का, ठीक है, इसको अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये कहलाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, या तो कंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं या इनकंसिस्टेंट सिस्टम होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम वो होते हैं जिसमें सॉल्यूशन आए, चाहे एक आए चाहे एक से ज्यादा आए। ठीक है, इफ अ सिस्टम
possesses one solution or more than one solution, then that system is called the consistent system. और inconsistent system जिसमें solution ना आए. सिंपल सी सीधी सी बात, राइट? तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं और यूनिक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? कंसिस्टेंट सिस्टम. और इस नो सॉल्यूशन वाले को अपन क्या बोलेंगे? क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है इसलिए ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है. चीज क्लियर हो गई? रादर देन डेफिनेशन मैंने आपको इसको एक लाइव एग्जांपल से बता दिया है कि हाँ इस तरीके की ओरिएंटेशन होती है. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इज मोर बेटर देन अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो मैं पूरी डेफिनेशन लिखता कि कंसिस्टेंट सिस्टम आर दोज इन विच वन और मोर सॉल्यूशन पोजेसेस या एग्जिस्ट. कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है? आप तो ऐसे समझो कि हाँ सॉल्यूशन आ रहा है डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट में जाता है और नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट में जाता है. बात खत्म, ठीक है? अब बोलोगे कि सर इतने सारे रामायण क्यों कर रहे हैं, है ना? इसको तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ही कर लेते हैं. कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उससे भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है? बट आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. सो ऑब्वियसली मैं ये प्रॉब्लम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की हेल्प से सॉल्व करूंगा, है ना? तो बस वो पढ़ रहे हैं अपन भी. ओके चलो, कैसे करते हैं वो मैं 3 के साथ बता रहा हूँ. 3 के साथ आ जाएगा तो 2 वेरिएबल के साथ अपने आप कर लेंगे. तो अपन 3 वेरिएबल पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है और उसमें क्या होता है वो देखो, ठीक है? अब पहले अपन लिख लेते हैं 3 इक्वेशन, ठीक है? फॉर 3 वेरिएबल्स, ठीक है? 3 वेरिएबल्स वाले भी आप विदाउट डिटरमिनेंट कर सकते हैं, बट अब वापस वही बात हो जाएगी कि आपको अप्लाई करना है डिटरमिनेंट की हेल्प से. कैसे करते हैं उसको क्रैमर्स रूल कहते हैं, ठीक है? तो मैं एक बार इक्वेशंस लिख लेता हूँ 3, ठीक है? तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1. अच्छा, एक और डिफाइन करूंगा यहाँ पर चीज अभी. ये दूसरी इक्वेशन हो गई. एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. ये 3 इक्वेशंस हो गई हैं आपकी, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वन इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड वन इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अभी मैं यहाँ पे जो भी प्रोसीजर बता रहा हूँ वो नॉन होमोजीनियस का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लिखी है. नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म अवेलेबल हो अदर देन जीरो. साइमल्टेनियसली तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो होमोजीनियस बन जाता है, ठीक है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि d1 d2 d3 ये कांस्टेंट है. ये मैंने क्या लिखा है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है? ये क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन वही होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट करते हैं, मतलब तीनों एक साथ जीरो ना हो, ठीक है? d1 d2 d3 साइमल्टेनियसली टुगेदर जीरो नहीं होने चाहिए. अगर तीनों एक साथ जीरो हो गए तो वो होमोजीनियस हो जाएगा. क्लियर? ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि d1 d2 एंड d3 इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक जीरो हो जाएगा चलेगा, तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है? ऑल 3 एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाएगा. ओके चलो, अब बात करते हैं क्रैमर्स रूल की. सर क्रैमर्स रूल भला क्या है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो हम इसमें सबसे पहले निकालते हैं डेल्टा. डेल्टा इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है? जो भी कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड उनका डिटर्मिनेंट है आपका डेल्टा, ठीक है? तो वो क्या बनेगा, ध्यान से सुनते रहना. a1 a2 a3 यही x के, ये y के और ये z के. ये मैंने लिख दिया है आपके सामने d1 डेल्टा. डेल्टा कहीं पर इसको कैपिटल डी भी किसी बुक में मेंशन किया हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इच्छा हो तो आप इसको पी ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना? मैं डेल्टा से शो कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 3 डिटर्मिनेंट आपको और निकालने हैं. एक निकालने हैं डेल्टा 1, ठीक है? मैं यहीं पे लिख देता हूँ. एक निकालना है आपको डेल्टा 2, यहाँ लिख देते हैं. और एक निकालना है आपको डेल्टा 3, ठीक है? उसको यहाँ लिख देते हैं, राइट? तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 है, आपको दिखे इसलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है? डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा से ही बने हैं, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या था, डेल्टा ये लिखा हुआ था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. डेल्टा 1 में आपको डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को कांस्टेंट से रिप्लेस करना है. क्या बोला मैंने? डेल्टा के फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस करना है? कांस्टेंट से. कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज क्या है? d1 d2 एंड d3, ठीक है? थोड़ा सा अलग दिखे इसलिए मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ. ये हो जाएगा c1 c2 एंड c3. ये हो गया डेल्टा 1. इसी तरीके से डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर देना, बात खत्म.
ठीक है, तो यहाँ से A1 A2 A3 और ये C1 C2 एंड C3, यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। अच्छा, अब कम रिप्लेस करते हैं सेकंड कॉलम को D1 D2 D3 और इसमें थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर दो D1 D2 एंड D3। तो ये हो गया आपका डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। क्लियर। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है 3x3 का, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। मैं आपको डायरेक्टली चार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चार्ट इज इंपॉर्टेंट। पहले हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे, फिर हम होमोजीनियस की बात करेंगे। ओके, चलो अब क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा फाइंड डेल्टा। फाइंड डेल्टा मतलब जो भी अपन ने डेल्टा कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बनाया है उसको सॉल्व करके, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। दो चीजें आपको मिल सकती हैं यहां से, ठीक है। या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा या डेल्टा इक्वल टू जीरो मिलेगा। क्लियर। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो मिलता है तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस केस में। क्या आएगा इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिस्टम क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट सिस्टम है, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू आ रही होगी। वो कैसे निकालें सर? ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स होगा आपके पास डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई होगा आपके पास डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड होगा आपके पास डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आपने डेल्टा निकाला, डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है, तो फटाफट से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लो, राइट। क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के डेल्टा से डिवाइड कर देना, तो रेस्पेक्टिव एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि एक सॉल्यूशन आ रहा है। सिंपल सी चीज, समझ में आया? ठीक है। सेकंड बात करते हैं, अगर डेल्टा जीरो आ जाएगा तो क्या करेंगे। अब डेल्टा जीरो आ जाएगा तो आपको दो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, या तो इनफाइनाइट वाली या नो सॉल्यूशन वाली। अब उसकी क्या कंडीशन होती है वो देखो, ठीक है। ऐसे इसको कर देते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया है ना, फिर आपने क्या किया, डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 2 निकाला और डेल्टा 3 निकाला, और ये तीनों भी जीरो आ गए। मतलब सब कुछ जीरो 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 आ रहा है। डेल्टा भी जीरो आ गया, डेल्टा 1 भी जीरो, डेल्टा 2 भी जीरो, डेल्टा 3 भी जीरो। तो इस वाले केस में आपके हो जाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। और जो सिस्टम होगा आपका, वो आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा सिस्टम जिसमें कोई सॉल्यूशन आ रहा हो, चाहे वन आ रहा हो चाहे मोर देन वन आ रहा हो, वो हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे। और अगर आपको मैं हल्का सा बताना चाहूं तो जेड को, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, जेड को के मान लो, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ के। फिर आप उन दोनों एक्स और वाई को सॉल्व कर लो, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन, तो एक्स और वाई भी के की टर्म में आ जाएंगे। तो ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाता है। एक्स भी के की टर्म में, वाई भी के की टर्म में, और जेड को के माना ही था। मतलब जैसे जैसे के चेंज करोगे वैसे वैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज होती जाएंगी। तो यहां से इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि नो सॉल्यूशन की क्या है। तो इसमें होता है आपका एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 शुड बी नॉन जीरो। क्या समझ में आया? एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 शुड बी नॉन जीरो। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है। जैसे कि अच्छा, एक कंडीशन बताता हूँ, डेल्टा निकाला, डेल्टा जीरो आ गया, फिर डेल्टा जीरो आ गया तो तुम्हारे दिमाग में दो बत्ती जलेगी, या तो इनफाइनाइट है या नो है। फिर अपन ने डेल्टा 1 निकाला, डेल्टा 1 अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो काम खत्म, वहीं पे रोक दो। क्यों रोक दो भाई? फिर डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है, इनफाइनाइट में तो तीनों जीरो आने चाहिए थे। अब जैसे नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो बात खत्म ना, नो सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाएगा तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, और आप उसको सीधे से बोल देना कि ये है नो सॉल्यूशन की कंडीशन। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो दिस इज द चार्ट ऑफ क्रैमर्स रूल। ये आपके सामने पूरा चार्ट है। डेल्टा निकाला, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इक्वल टू जीरो। दिस इज फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, एक बार मैं आपका होमोजीनियस इक्वेशन के साथ भी कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फॉर, फिर हम एक साथ क्वेश्चन ले लेंगे कुछ। फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म एक साथ जीरो हो जाए सब। ठीक है, तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये हैं आपके नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप गौर कर सकते हैं कि इन तीनों में ही कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है वहीं पर, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। इसका कैसे सॉल्व करें? अगर मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं, इन इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या एक्स वाई जेड की कुछ ऐसी वैल्यूज है जो इन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट। बिना कुछ करे ही आपको साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह 0 0 0 रख दूंगा तो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता ही होता है, किसका? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा होगा ही होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती ही नहीं है। बात क्लियर? नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब उनकी कंडीशंस की अपन बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी अपन सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्योंकि कोफिशिएंट तो है a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 एंड c3, राइट। अब जैसे ही आपने ये कैलकुलेट किया तो आपको दो चीजें मिलेगी, या तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा या डेल्टा इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो इसमें ट्रिवल सॉल्यूशन होते हैं। ट्राइवल बोलो, ट्रिवल बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। ट्रिवल सॉल्यूशन होते हैं, और वो सॉल्यूशन कौन से हैं? वो सॉल्यूशन है आपके पास 0,0,0 यूनिक सॉल्यूशन। एक ट्रिवल सॉल्यूशन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन को, क्योंकि यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन आएगा ऑलवेज, और वो होता है 0 0 0 जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। और डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है तो यहाँ पर नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन मतलब 0 0 0 तो होगा ही, साथ में कुछ और सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन। और इस वाले केस में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अलोंग विद ट्रिवल सॉल्यूशन। ट्रिवल सॉल्यूशन तो कंफर्म में आएगा आएगा, और वो कौन सा है? 0,0,0। चीज समझ में आई? तो दिस इज द बेसिक चार्ट फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। कैसे क्या करना है, जब भी कांस्टेंट टर्म 0 आ जाए तो होमोजीनियस इक्वेशन है, फटाफट से 0 0 0 तो है, आप डेल्टा निकालो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो कह देना कि इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, दैट इज अ ट्रिवल सॉल्यूशन, वो है 0 0 0। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है तो बोल देना कि नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन मतलब 0 0 0 के साथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशंस भी आएंगे और वो सभी नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, सो दिस इज योर नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बताया है। दिस इज क्रैमर्स रूल। अगेन आई एम सेइंग डोंट यूज इन द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, बिकॉज वहां पर एनसीईआरटी में सिर्फ मैट्रिक्स या फिर जॉर्डन मेथड ही दिया हुआ है, मैट्रिक्स मेथड ही कॉल किया हुआ है, जॉर्डन मेथड भी वैसे उसका नाम होता है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो में कवर करूंगा, मैट्रिक्स मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंथी होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक जेई सीयूईटी वॉटएवर जो बिट सर्टिफिकेट जो भी आप एग्जाम लेते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें आप क्रैमर्स रूल ही यूज करें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अपन। अच्छा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है, आप पढ़ सकते हैं इसमें कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 9 एंड x प्लस 5y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू हैज नो सॉल्यूशन। गौर करना है इस पे कि नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि भाई साहब डेल्टा तो 0 आया होगा, है ना, डेल्टा 0 आया होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में तो यूनिक सॉल्यूशन आता है ना, तो पहले वही काम करते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स या कोफिशिएंट डिटरमिनेंट कह सकते हो। तो 1 1 1 1 2 5 ये एक्स वाई जेड, और तीसरी इक्वेशन में एक्स वाई जेड के 1 5 लैम्डा, और ये मिलना चाहिए आपको 0। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर आती हैं, देखो डायरेक्टली भी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नहीं देखा है तो वीडियो पहले आप देख लीजिएगा एक बार प्रॉपर्टीज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ C2 को चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C1 से, और C3 को भी चेंज कर रहा हूँ C3 माइनस C1 से, क्योंकि ताकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यस और नो? ये आपको लॉजिक्स लगाने, जितने क्वेश्चंस करोगे अपना फील आता रहेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 भी कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी तो 1 1 1 ही है, चलेगा। अब ये कर दिया है तो ये फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा 0 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 इज, एंड 5 माइनस 1 इज 4।
यहाँ 0 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज 4 एंड दिस इज योर लैम्डा माइनस 1। ठीक है, अब मैं इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूँ। R1 के अलॉन्ग एक्सपांड करूंगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आई मीन टू से दिस माइनस दिस, दैट मीन्स लैम्डा माइनस 1 माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो लैम्डा माइनस 17, तो लैम्डा की वैल्यू तो 17 आ गई, बात खत्म, सीधी सी। ठीक है, एक चीज तो आ गई अपने पास। सेकंड चीज ये बोल रहा है नो सॉल्यूशन, और इसमें म्यू भी है। अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। नो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 शुड बी नॉन जीरो, है ना। डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या होना चाहिए आपके पास, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक चलेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, डेल्टा 3 निकाल लेते हैं ना। अच्छा, यहाँ आ गया, ओके। इक्वेशन क्या थी, 6 9 म्यू, राइट, 6 9 म्यू। तो मैं यहाँ पर देखो, लेमडा को हटाना है। तुम सोचो खुद कि यहाँ पर लेमडा आ रहा है, या तो लेमडा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँ, तो चाहो तो तुम डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो, तो डजेंट मैटर। ठीक है, मैं थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे डेल्टा 3 निकालना होगा। तो मैं डेल्टा 3 निकालता हूँ, तो ये 1 1 1 1 2 5। ये समझ में आ गया ना, डेल्टा 1 ने डेल्टा 2 क्यों नहीं निकाल रहा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा 3 में लेमडा आ रहा था ना, आई मीन टू सी थर्ड कॉलम को हमको रिप्लेस करना, उसमें लेमडा आ रहा था। चाहो तो लेमडा की वैल्यू 17 रखो, डेल्टा 1 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा 2 निकाल लो। ठीक है, क्या थी कांस्टेंट टर्म, 6 9 एंड म्यू। तो ये 6 9 एंड म्यू, राइट। ये नॉट इक्वल टू 0 कर रहा हूं मैं भैया, है ना। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। तो ये नॉन जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और क्या। ठीक है, मैं इसमें लगा रहा हूं R2 को R2 माइनस R1 एंड R3 को भी कर रहा हूं R3 माइनस R1। तो ये फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाएगा। 2 माइनस 1, 9 माइनस 6 इज 3, 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 1 इज 4 एंड दिस इज योर म्यू माइनस 6, राइट। इसके अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं, ओके। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज योर म्यू माइनस 6, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू माइनस 18 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 18, दैट इज योर आंसर। तो ये दो आपके पास आंसर आ गया, लैम्डा और म्यू की आंसर ये आ गया, है ना। म्यू 18 नहीं होना चाहिए, अगर म्यू 18 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं कि इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। या तो इनकंसिस्टेंट देंगे, या कंसिस्टेंट देंगे, या नो सॉल्यूशन देंगे, या इनफाइनाइट देंगे, या यूनिक देंगे, व्हाटएवर कुछ भी दे रहे हो, आपको क्रैमर्स रूल इस तरीके से अप्लाई करना है। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लीनियर इक्वेशन 4x प्लस के वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, kx प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 possesses अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो पहली चीज तो इन तीनों को मन की आंखों से देखा तो क्या लगा कि कांस्टेंट टर्म तो तीनों में 0 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया है। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये बोल रहा है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, बात करते हैं, एक बार चार्ट आपको दिखाया जाएगा, बिल्कुल दिखाया जाएगा, ये रहा चार्ट, है ना। अब देखो भाई, एक सॉल्यूशन तो पक्का आता है, वो क्या है, 0 0 0 एंड दैट इज योर ट्रेवल सॉल्यूशन, है ना। 0 0 0 तो आता ही है और उसको अपन ट्रेवल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बोलता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन विद ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसके साथ एक नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसको नॉन जीरो सॉल्यूशन भी लिख दो, है ना। यहां पर मैं नॉन जीरो सॉल्यूशन भी ऐड करूंगा ना, तो सेम थिंग। ठीक है, नॉन जीरो सॉल्यूशन भी अगर बोला है तो इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन के साथ नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होने की कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू 0। तो इसमें आप क्या कर दोगे, फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, तो ये क्या है, याद रहे आपको, ताकि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है भैया, है ना बाबू। ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दिस इज योर 4k1 k4 1 2 2 1। चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो, हम तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमें पसंद है। ठीक है, तो R2 को मैं कर रहा हूँ R2 माइनस R1 और R3 को कर रहा हूँ मैं R3 माइनस R1।
ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रो 1 तो सेम रहेगी, ये दोनों भैया 0 हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका k माइनस 4 और ये 2 माइनस 4 माइनस 2, ये 4 माइनस k और ये 2 माइनस k। ठीक है, इसके अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं C3 के अलॉन्ग। ठीक है, C3 के अलॉन्ग एक्सपांड करोगे तो सिर्फ इसके अलॉन्ग एक्सपांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा भैया k माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस के, माइनस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 2 और 4 माइनस के शुड बी इक्वल टू 0, राइट। सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं इसको अपन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2k माइनस के स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4k प्लस 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है, सबको उधर ले जाते हैं भैया, तो ये 2k से 2k तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया और 8 से 8 भी कैंसिल आउट हो गया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0, के कॉमन लोगे तो k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रही है, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 4। बट पूछा क्या था क्वेश्चन में, उसके बारे में बात किया जाए। इसे पूछा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ k की जो भी वैल्यूज आ रही हैं उसमें नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है, एक। अब आंसर में 0 भी होगा, 4 भी होगा, 0,4 भी होगा और 1 भी होगा, अगर ऑप्शन में पूछे तो एमसीक्यूज में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, नॉन जीरोज, नंबर ऑफ नॉन जीरोज कर दो इसको, ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरोज वैल्यूज ऑफ के, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू तो 4 आ रही है बट वो कितने आ रही है, तो दैट इज योर 1, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई चीज। ठीक है, तो दिस इज योर क्रेमर्स रूल, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट है इज जस्ट एप्लीकेशन, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्लियर। ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, थोड़े से टफ, ये मैंने सिर्फ थ्योरी और रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं क्रेमर्स रूल से वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, साथ वाला वीडियो भी देखना जिसमें हम मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि सीबीएसई में वही अलाउ है, क्रेमर्स रूल अलाउ नहीं है। एक बार और मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें, राइट। चलो, जय हिंद।